मिलता है। ये आ रखा है PYQs में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे एग्जाम्पल ही क्यों लिखे हैं मैंने, इसमें एग्जाम्पल्स क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि इसमें आए हुए क्वेश्चंस ही मैंने डाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वाले चैप्टर का क्लास 11th का ये चैप्टर है ऑफ योर ज़ूलॉजी। तो इस चैप्टर को हम कम्प्लीटली NCERT रिस्ट्रिक्टेड नोट्स कह सकते हैं, प्लस PYQ भी इसमें जो आए हुए हैं उससे रिलेटेड नोट्स मैंने पूरे तैयार किए हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। इसमें सारे आपको ऐसे नोट्स मिलने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स, जिसमें क्रिस्प एंड क्लियरली लिखा हुआ है सारी चीज़ें। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चीज़ें इस नोट्स में मिल जाएंगी। तो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वाले चैप्टर में सबसे पहले हमारे NCERT ने भी कुछ स्टार्टिंग इसी तरीके से की है। अमोनिया बीइंग द मोस्ट टॉक्सिक, इसलिए इसको क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर चाहिए इसको लार्ज अमाउंट में। फॉर एग्जाम्पल ये किस में देखने को मिलता है, ये आ रखा है PYQs में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे एग्जाम्पल ही क्यों लिखे हैं मैंने, इसमें एग्जाम्पल्स क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि इसमें आए हुए क्वेश्चंस ही मैंने डाले हैं। NCERT की लाइंस मैंने ऐसे टेस उठा के डाली हैं। तो अगर आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक इट, सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे अमोनिया से। अमोनिया जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इस वजह से इसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो एग्जाम्पल इसका याद रखो। कैसे याद रखोगे, अमोनिया बीइंग द बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, इसके लिए बोनी फिशेस होनी ज़रूरी है, मतलब बोनी फिशेस इसका यूज़ करके एक्सक्रीट कर सकती हैं। अमाउंट ऑफ वाटर, तुम देखो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर उनको कहाँ मिलेगा, बोनी फिशेस को। जब वो वहीं पानी में रह रही हैं तो ये तो अमोनिया के ज़रिए क्या कर सकती हैं, निकाल सकती हैं, एक्सक्रीट कर सकती हैं। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि बोनी फिशेस विल हैव अमोनिया, आर अमोनोटैलिक एनिमल्स। इनको हम बोलेंगे अमोनोटैलिक एनिमल्स हैं। ये कैसे एनिमल्स हैं, अमोनोटैलिक, इनको ये अमोनिया के जरिए एक्सक्रीट करेंगी। एक्वेटिक एम्फीबियंस, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वेटिक एम्फीबियंस इसमें आ जाएंगे, बोनी फिशेज आ जाएंगी। एक्वेटिक इंसेक्ट्स पूछा जाता है इसमें, मैच द फॉलोइंग के केस में पूछा जाता है। आप लोग PYQs देख सकते हो, तो इसको याद रखो। अमोनिया किस किस में मिलेगा, बोनी फिशेस में मिलेगा, एक्वेटिक एम्फीबियंस में मिलेगा, एक्वेटिक इंसेक्ट्स में मिलेगा। ठीक हो गया, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया था। तो यूरिया की अगर मैं बात करूं तो ये आपको मैमल्स, ये तो पता ही है सबको, यूरियोटेलिक एनिमल्स इनको कहा जाता है। और ये कहाँ देखने को मिलेंगे, ये कार्टिलेजिनस फिशेस में देखने को मिलेंगे, मतलब मरीन फिशेस में देखने को मिलेंगे। तो ये कंफ्यूजन रहता है कि अमोनिया किस में है, बोनी फिशेस में है, और यूरिया किस में है, कार्टिलेजिनस फिशेस में होगा। ठीक है, मतलब मैरीन फिशेस में होगा। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में तो होगा, यूरिया है इस वजह से। अब लिवर में क्या होता है ना, NH3 और CO2, इसका क्वेश्चन आ रखा है। ऑर्निथीन साइकिल क्या है, ऑर्निथीन साइकिल क्या है, जहाँ NH3 और CO2 के यूज़ करा जाए, उस साइकिल को ऑर्निथीन साइकिल कह रहे हैं हम। तो सीधा एक ऑप्शन में ये था, उसको टिक करना था, ऑर्निथीन साइकिल का। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखे हैं। यूरिक एसिड, इनको यूरिकोटैलिक एनिमल्स बोलते हैं। ये पेस्ट या फिर पैलेट के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। ये NCERT रेस्ट्रिक्टेड ही हैं। एग्जाम्पल्स भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब इसके बाद हमें कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दे रखे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स के या किसी उनके। ठीक है, तो जैसे कि प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में लिखा है कि ये प्लेटीहेलमिन्थस में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया, या फिर आप कह सकते हो फ्लेम सेल्स में। ठीक है, फ्लेम सेल्स की एक्सक्रीटरी यूनिट हो जाती है प्रोटोनेफ्रीडिया। फ्लैटवर्म्स, तो ऐसे याद रखूँ, मैं कैसे याद रखती हूँ, प्लेटीहेलमिन्थस P, प्रोटोनेफ्रीडिया P, प्लेनेरिया P, फ्लेम सेल्स F, फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं ना प्लेटीहेलमिन्थस को, तो वही फ्लेम सेल्स होते हैं। यूनिट किसकी है ये एक्सक्रीटरी यूनिट, फ्लैटवर्म्स की। ऐसे याद रखोगे तो ही हो पाएगा। ठीक है, कुछ रोटिफर्ट्स में भी देखने को मिल सकता है, कुछ एनालिट्स में भी, सिफेलोकॉर्डेट्स में भी, एम्फीऑक्सिस फॉर एग्जांपल। ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सिर्फ और सिर्फ ऑस्मो रेगुलेशन कराएगा प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया
पिछली बहुत पहले के उसमें पाया जा रहा है। अब ऑस्मो रेगुलेशन और ये NW स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ऑस्मो रेगुलेशन और नाइट्रोजनस वेस्ट वाले कौन है? नेफ्रीडिया हैं। तो NN से याद रखो। तो ये आपको किसमें मिलेगा भाई? कुछ एनालिट्स उसमें आ गए तो कुछ एनालिट्स इसमें भी आ गए, क्योंकि एनालिट्स फुली डेवलप्ड नहीं है। तो विद द चेंज इन टाइम, विद द चेंज सम एनालिट्स, कुछ एनालिट्स प्रोटोनेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन रखते हैं और कुछ नेफ्रीडिया। NCERT में लिखा है। और मेनली नेफ्रीडिया आपको देखने को मिलेगा अर्थवॉर्म्स में। मेनली नेफ्रीडिया देखने को मिलता है अर्थवॉर्म्स में, ठीक है। उसके बाद मालपीगियन ट्यूब्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि मालपीगियन ट्यूब्यूल्स आपको इंसेक्ट्स और कॉकरोचेस में देखने को मिलेंगे। इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोचेस में देखने को मिलेंगे मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट और ऑस्मो रेगुलेशन कराएगा। ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। एंटीनल या फिर ग्रीन ग्लैंड्स की बात करते हैं, अगर एंटीनल या फिर ग्रीन ग्लैंड्स की अगर बात करेंगे तो क्रस्टेशियंस जैसे कि प्रॉन्स, इंपॉर्टेंट, ठीक है। किडनीज क्या है, कहाँ मिलेंगे? लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिस, T12 और थर्ड लंबर में आपको ये इस पोर्शन में किडनीज सिचुएटेड है। कहाँ? क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। 10 to 12 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होगी, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन ये। 5 to 7 सेंटीमीटर इनकी विड्थ होगी, 2 to 3 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस होगी। तो एवरेज इनका जो वेट रहता है वो रहता है 120 ग्राम टू 170 ग्राम। हर एक नेफ्रॉन 2 पार्ट्स का बना होगा, ग्लोमेरुलस और रेनाल ट्यूब्यूल। NCERT रेस्ट्रिक्टेड, बिल्कुल लाइन ऐसी ही लिखी हुई है कि ग्लोमेरुलस, ईच नेफ्रॉन 2 पार्ट्स का है, एक ग्लोमेरुलस और एक रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में कौन कौन आ रहा है? PCT आ रहा है, ट्यूब्यूल्स आएंगे, DCT आएगा, ये सारी, और लूप ऑफ हेनले वगैरह, इन सब में रीनल ट्यूब्यूल आ जाएगा, ग्लोमेरुलस आ जाएगा। और एक चीज़ और लिखी हुई है NCERT में कि ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमेन्स कैप्सूल इज नोन एज मालपीगियन बॉडी या रेनल कॉर्पसेल इसको बोलते हैं। तो क्या बोला कि ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल प्लस PCT प्लस DCT ये कॉर्टिकल रीजन में पाए जाएंगे। मतलब देखो किडनी में क्या होता है, कॉर्टेक्स रीजन होता है एक और मेड्यूलर रीजन होता है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स रीजन, दिस कॉर्टेक्स रीजन, ये कॉर्टेक्स रीजन हो गया। और जहाँ मेडुलरी पिरामिड्स पाए जाएंगे कुछ इस तरीके से, मेडुलरी पिरामिड्स, ये मेडुलर रीजन हो जाएगा, ये मेडुलर रीजन हो जाएगा। तो कॉर्टिकल रीजन में आपको देखने को मिलेगा ग्लोमेरुलस, मतलब ये दोनों मालपीगियन बॉडी देखने को मिलेगी, PCT DCT देखने को मिल जाएगा। लूप ऑफ हेनले मेडुला के अंदर होता है, ठीक है। अब जब लूप ऑफ हेनले भी 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि हम कह देते हैं कि एक होते हैं कॉर्टिकल और एक जक्स्टा मेडुलरी। अब जो कॉर्टिकल वाले होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, लेकिन 85% हमारी नेफ्रॉन्स में यही टाइप्स के नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं कॉर्टिकल, और 15% पाए जाते हैं जक्स्टा, ठीक है। और मेजॉरिटी में कौन पाए जाएंगे? शॉर्ट वाले। इसमें आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलता। काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं है तो वासारेक्टा भी नहीं होगा। ज़रूरत क्या है? वासारेक्टा का काम ही क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म करना, ठीक है। तो अगर आप लोग ये शॉर्ट नोट्स देख रहे हो तो मेक श्योर ये आपने चैप्टर NCERT से या कहीं पढ़ रखा हो, तभी ये शॉर्ट नोट समझ आ जाएंगे आपको। PYQs इसके क्वेश्चंस आराम से लग जाएंगे फिर आपको, ठीक है। अब इफरेंट आर्टेरियोल हमें पता है कैसा होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है, बहुत ज़्यादा कम इसका डायमीटर होता है। क्यों? प्रेशर करने के लिए कि ब्लड इजीली फ्लो कर जाए, ठीक है। तो इफरेंट आर्टेरियोल इमर्ज फ्रॉम ग्लोमेरुलस, हमें पता है कुछ इस तरीके का होता है स्ट्रक्चर। ये पूरा ग्लोमेरुलस है, ये एफरेंट आर्टेरियोल आ रहा है, ये वाला पोर्शन, और ये इफरेंट हो गया, ये बोमेन्स कैप्सूल है ना। तो इसमें से ही तो ग्लोमेरुलस निकल रहा है, ये इफरेंट है। तो इमर्ज कर रहा है फ्रॉम ग्लोमेरुलस, कुछ फाइन कैपिलरी ये बनाता है, ठीक है, अराउंड रीनल ट्यूब्यूल, जो कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में बिल्कुल नहीं मिलेंगे तुमको। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाता है, यू शेप्ड वासारेक्टा भी ये बना देगा। स्क्वैमस एपिथेलियम, विसरल लेयर, पोडोसाइट्स होती हैं। विसरल लेयर होती है एक किसमें?
बोमेन्स कैप्सूल के अंदर विसरल लेयर होती है जो कंटेन करती है पोडोसाइट्स, जो कि माइन्यूट स्पेसेस, एक तरीके से स्लिट पोर्स बनाता है, कुछ छोटे छोटे पोर्स बनाता है, माइन्यूट स्पेसेस बनाता है, स्लिट पोर्स इसको बोलते हैं हम, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल, इसके पास स्पेशलाइज्ड पोडोसाइट्स होते हैं जो कि स्क्वेमस epithelium of Bowman's capsule contains visceral layer that has some podocytes containing minute spaces known as slit pores, ठीक है। इसका हमने वो भी बना लिया। GBHP कितना होता है? 60 to 70 mmHg होता है जो कि फेवर करेगा फिल्ट्रेशन को। BCOP 30 mmHg होता है, अपोज करेगा फिल्ट्रेशन को। CHP ये भी अपोज करता है, तो इन दोनों को ऐड करो, इससे माइनस करो, मतलब 60, ये 30 40 50 हो गया, माइनस 50, तो टोटल नेट कितना आ जाएगा? नेट इफेक्टिव कितना आ जाएगा हमारा? 10 mmHg, ठीक है। तो रीनल ब्लड फ्लो कितना होता है? 20 से 25% जितना कार्डियक आउटपुट होता है, तो कितना आ गया? 1100 से 1200 ml। कितना? 1100 से 1200 ml। रीनल ब्लड फ्लो है क्या? 1 मिनट में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है टू द किडनी? 1 मिनट में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है टू द किडनी? कितना हो रहा है? 20 से 25% ऑफ द कार्डियक आउटपुट, दैट इज 1100 to 1200 ml। रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या है ना? रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या है? 55% इसका रीनल ब्लड फ्लो का 55% कर दोगे, 600 से 700 ml पर मिनट रीनल प्लाज्मा फ्लो है, ठीक है। बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। GFR कितना होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है? 125 पर ml, 125 ml पर मिनट, तो कितना हो गया? 180 लीटर पर डे। क्या इतना एक्सक्रीट करते हो? नहीं। तो 99% जो होता है रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो कैसे होता है रीएब्जॉर्प्शन? मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन PCT में होता है कितना? 80 to 85%, बोथ पैसिव और एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ही कराता है। इसके पास स्पेशलाइज्ड माइक्रोवेलाइज होते हैं, हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। NCERT में एज इट इज लाइन्स लिखी हुई हैं। हेनलेज लूप क्या करता है? हाई ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। DCT कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। जब BP कम होगा या GFR कम होता है, तो हमने पढ़ा है एल्डोस्टेरोन को एक्टिव कर दिया जाता है, और क्या कर देता है? JGA सेल्स एक्टिव करते हैं, JG सेल्स, ठीक है। एल्डोस्टेरोन को एक्टिव कर देते हैं, DCT कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करा लेता है। फिर हमने पढ़ा कि कलेक्टिंग डक्ट क्या है? स्मॉल अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कलेक्टिंग डक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को किस में भेज देता है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। किसमें? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। क्यों भेजता है? टू मेंटेन द ऑस्मोलरिटी। ADH कब एक्टिव होगा? कैसे एक्टिव होता है? ADH एक्टिव होता है, एक्टिवेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जब हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ये भेजेगा मैसेज कि ADH को एक्टिवेट करो। एक्टिवेट होगा। क्यों होगा एक्टिवेट? क्योंकि GFR कम था, क्योंकि BP कम था। और जब एक्टिवेट हो जाएंगी ये चीज़ें, तो ये क्या कर देगा? कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा ब्लड वेसल्स को, जिससे ब्लड फ्लो लेवल बढ़ जाए, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़े। H2O का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा कहाँ से? DCT से, क्योंकि तुमने ADH रिलीज करवाया है ना, ठीक है। अब ADH की कमी से क्या होता है? कौन सा डायबिटीज़ होता है? आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जब GFR कम होता है, BP कम होता है, ये चीज़ मैक्यूलर डेंसा, यहाँ हमने अभी पढ़ा था ना एल्डोस्टेरोन कैसे एक्टिव होता है। अब देखो कैसे एक्टिव होगा। GFR जब कम हुआ, BP जब कम हुआ, ये मैक्यूलर डेंसा ने सेंस कर लिया, JG सेल्स एक्टिव हो गए। JG सेल्स एक्टिव होते ही रीनिन कौन सी स्पेलिंग है? रेनिन की स्पेलिंग क्या है? इसमें डबल N नहीं है, सिंगल N है, याद रखना, ये ऑप्शन कंफ्यूजिंग आता है। तो JG सेल्स क्या करते हैं? रेनिन को रिलीज कराते हैं, जो कि एंजियोटेंसिनोजिन के, देखो कैसा होता है, ये पूरा नहीं लिखा हुआ है यहाँ, क्या होता है? एंजियोटेंसिनोजिन था, एंजियोटेंसिनो, मैं लिख लेती हूँ पहले। क्या होता है? एंजियोटेंसिनोजिन जो कि इनएक्टिव स्टेज में है, उसको एक्टिव कराने के लिए रेनिन आएगा। ये लिवर में होता है, दिस इज इन लंग्स, ठीक है। तो रेनिन एक्टिवेट कर देगा, एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा। फिर एक एंजाइम एंजियोटेंसिन एक्टिवेट एंजाइम, इसको एक्टिवेट नहीं, मतलब
इसको रिडक्ट करके क्या दे देगा, एंजियोटेंसिन 2 दे देगा। और असल काम किसका होता है, एंजियोटेंसिन 2 का ही होता है, एंजियोटेंसिन 2 का ही होता है। ये क्या कराएगा, पहला एंजियोटेंसिन, यहाँ तक है पहला, एंजियोटेंसिन 2 विल एक्टिवेट एल्डोस्टेरोन, और डीसीटी क्या कर लेगा, इसके वजह से रीएब्जॉर्प्शन कराना शुरू कर देगा NaCl और वाटर का। पीसीटी के जरिए करवा सकते हो, ऐसे ही ये भी ये रीएब्जॉर्प्शन कराएगा NaCl और वाटर का, और कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, इस वजह से GFR बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है कि GFR बढ़ गया, GFR बढ़ गया तो उसको कम कैसे कराना है, एक्टिवेट कर दो ANF को, वेसोडाइलेशन कराएगा, BP कम हो जाएगा और GFR मेंटेन हो जाएगा। रास मैकेनिज्म इसको हम बोलते हैं, रास मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, पैराथॉर्मोन का मतलब हो गया कैल्शियम ज़्यादा हो जाना, कैल्सीटोनिक का मतलब हो गया कैल्शियम कम। ये चीज़ आपको किडनी में देखने को मिलती है। और किडनी में एक चीज़ याद रखना, एक हार्मोन रिलीज होता है, एक तो रेनिन होता है, दूसरा एक और बताओ, इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज्ड बाय किडनी। तो दैट वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही आपको NCERT रेस्ट्रिक्टेड नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।